24 साल की उम्र में ऐसा क्या हुआ जिस वजह से फिल अपना एथलीट करियर छोड़ शू बिजनेस में जाते हैं। ऐसा क्या लिखा था ओनित्सुका कंपनी के लेटर में जिस वजह से फिल खुद ओनित्सुका कंपनी के साथ अपनी डील कैंसिल करते हैं। कौन सा ब्रांड नाइकी का उस वक्त का सबसे बड़ा कंपटीटर बनता है। किस ट्रेंड की वजह से नाइकी को अपनी नंबर 1 पोजीशन खोनी पड़ती है। कैसे नाइकी एक प्लेयर के नाम से वन ऑफ द बेस्ट शू सेगमेंट लॉन्च करती है। फिल नाइट, इनका बर्थ 1938 जनवरी 25 को अमेरिका के पोर्टलैंड में हुआ था। अब फिल का बचपन से ही ड्रीम था ग्रेटेस्ट रनिंग एथलीट बनने का। स्कूल में जब भी जहाँ भी जो भी इवेंट होते वहाँ फिल जरूर पार्टिसिपेट करते और ज़्यादातर रेसेस जीतते। आगे जाके 1962 में स्पोर्ट्स के साथ साथ फिल अपना ग्रेजुएशन पूरा करते MBA में। एज था 24 जब फिल को ये रियलाइज़ होता है कि वो स्टेट के बेस्ट एथलीट तो बन चुके हैं पर इंटरनेशनल और नेशनल में वो बेस्ट नहीं बन पाए। ये रियलाइजेशन काफ़ी था फिल को कन्विंस करने के लिए कि उनके एथलीट करियर का एंड हो चुका है। पर फिल को अपने लाइफ में ऐसा करियर बनाना था जिससे वो स्पोर्ट्स के हमेशा करीब रहे। अब हर एथलीट के तरफ फिल भी अपने शूज़ से बहुत कनेक्टेड थे, जिस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो शू बिजनेस में ही अपना करियर बनाएंगे। जब शू बिजनेस में काम करने के लिए वो रिसर्च करना शुरू करते हैं तब उन्हें याद आता है कि MBA में पढ़ाई करते हुए उन्होंने एक रिसर्च पेपर लिखा था शू रनिंग बिजनेस पे। वो रिसर्च पेपर पढ़ते हुए उन्हें पता चलता है कि जैसे कैमरा मार्केट में जापानीज कंपनीज ने अपने लो प्राइजेस की वजह से अमेरिकन मार्केट को कैप्चर किया था, वैसा ही कुछ सिमिलर करते हुए वो अमेरिकन शू मार्केट को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अब उस वक्त फिल के पास और कोई करियर ऑप्शन ना होने की वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो जापानीज ओनित्सुका कंपनी के टाइगर शूज इंपोर्ट करके अमेरिका में बेचेंगे। तो तुरंत ही फिल उनके पास उस वक्त जितने भी पैसे थे वो लेकर वो ओनित्सुका कंपनी के साथ डील करने के लिए जापान जाते हैं। अब वह ओनित्सुका कंपनी के मेंबर्स के साथ मीटिंग करते हुए फिल रिसर्च पेपर में जो भी जैसा भी लिखा हुआ था वैसा का वैसा एक्सप्लेन करते हैं मीटिंग में। और जब कंपनी के मेंबर्स उनको उनके कंपनी का नाम पूछते हैं तब वो ब्लू रिबन नाम बताते हैं, जबकि उस वक्त अमेरिका में वैसे नाम की कोई भी कंपनी नहीं थी। उनको ब्लू रिबन ये नाम उनके रनिंग रेसेस में जीते हुए रिबन से मिलता है। अब इस प्रेजेंटेशन से ओनित्सुका कंपनी के मेंबर्स फिल से बहुत खुश होते हैं और उसी वक्त डील फाइनल करते हैं। जैसे ही डील फाइनल होती है फिल फर्स्ट सैंपल का पेमेंट करके अमेरिका वापस आ जाते हैं। अब वापस आके वो 4 महीनों तक ओनित्सुका कंपनी के डिलीवरी का वेट करते हैं पर कंपनी की तरफ से कोई डिलीवरी नहीं मिलती। पर फिर भी वो अपने होप्स बनाए रखते हैं। तब तक वो एक अकाउंटेंट की जॉब ज्वाइन करते हैं। 1 साल बाद जब टाइगर शूज़ के सैंपल्स की डिलीवरी होती है तब फिल उन शूज़ को चेक करके तुरंत ही उनके कोच बिल बोवरमैन को दिखाने ले जाते हैं। अब वहाँ पे वो उनको पूरा बिजनेस प्लान एक्सप्लेन करते हैं, जिसे सुनकर बिल बोवरमैन फिल को एक 50% बिजनेस पार्टनरशिप का ऑफर देते हैं। बिल बोवरमैन एक शू डिज़ाइन एक्सपर्ट थे और हमेशा से ही वो एक लाइट वेट शूज़ बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो अपने स्टूडेंट्स के शूज़ पर एक्सपेरिमेंट करते थे और उन्हें और ज़्यादा बेहतर बनाते। अब बिल बोवरमैन में एक बहुत ही अच्छी लीडरशिप क्वालिटी थी जिसकी वजह से फिल तुरंत ही उनका ऑफर एक्सेप्ट कर दे। इसके बाद पहले फिल ओनित्सुका कंपनी को एक लेटर भेजते हैं जिसमें वो वेस्टर्न अमेरिका की एक्सक्लूसिव डीलरशिप मांगते हैं और उसके साथ साथ 300 शूज का ऑर्डर देते हैं जिसकी प्राइस होती है $1000। इस बार फिल को ऑर्डर टाइम पे मिल जाता है और शूज का ऑर्डर मिलते ही वो अलग अलग स्टोर के ओनर से बात करने के लिए जाते हैं जिससे वो उनके स्टोर से अपने शूज सेल कर सके। पर शॉप ओनर टाइगर शूज सेल करने के लिए मना कर दे। अब उस वक्त फिल के पास इतने पैसे तो नहीं थे कि वो एक शॉप ओन कर सके, जिस वजह से वो डिसाइड करते हैं कि वो उनके शूज उनके कार से सेल करेंगे। इसलिए वो उस वक्त जितनी भी एथलीट कंपटीशन चलती थी वहां पे जाके वहां के एथलीट कोचेस और स्पेक्टेटर्स को अपने शूज दिखाते थे। पास्ट में एथलीट होने की वजह से फिल को शूज रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स पता थे, जिस वजह से उन्हें लोगों को शूज खरीदने के लिए कन्विंस करना बहुत आसान हो चुका था। वहाँ पे लोगों को ये शूज़ बहुत पसंद आने लगते हैं और हाथों हाथ बिकने लगते हैं, जिस वजह से विदिन 2 मंथ्स फिल 300 शूज़ बेच चुके होते हैं जिससे वो $2000 कमाते हैं। अब शूज़ का फीडबैक देखते हुए फिल और 900 शूज़ का ऑर्डर देते हैं जिसका प्राइस होता है $3000। अब $1000 कम होने की वजह से फिल बैंक से $1000 का लोन लेते हैं। बिजनेस काफ़ी अच्छा चल रहा हुआ होता है तभी फिल को एक रैंडम पर्सन से लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि ओनित्सुका कंपनी ने उस आदमी को पूरे अमेरिका के डिस्ट्रीब्यूशन राइट दिए हैं, जिस वजह से फिल को उसके शूज बेचना बंद करना होगा। ये लेटर पढ़ते ही फिल तुरंत ही जापान जाते हैं ओनित्सुका कंपनी के CEO से मिलने के लिए। अब मीटिंग में फिल ओनित्सुका कंपनी के CEO को पूरा सेल्स का डेटा दिखाते हैं। अब फिल के पैशन को देख के ओनित्सुका कंपनी के CEO कन्विंस होते हैं और उन्हें वापस वेस्टर्न अमेरिका की पूरे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स देते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वापस मिलते ही
फिल पहले एक सेल्स पर्सन हायर करते हैं जिनका नाम जेफ जॉनसन होता है। अब जेफ जॉनसन पहले ही एक एथलीट रह चुके होते हैं, जिस वजह से वो इस रोल के लिए बेस्ट फिट बनते हैं। फिल बहुत ही एम्बिशियस थे और वो अपने बिजनेस को बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहे थे, जिस वजह से ब्लू रिबन कंपनी में बहुत सारा डेट हो चुका था और आगे जाके बैंक्स ने भी लोन देने से मना कर दिया था। बैंक्स ने लोन देने से मना कर देने की वजह से बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए फिल को फंड्स की जरूरत थी, जिसके लिए वो वापस से अकाउंटेंट की जॉब ज्वाइन करते हैं और वहां से जितनी भी सैलरी आती थी वो सब वो बिजनेस पे लगाते थे। साइमल्टेनियसली बिल बोवरमैन टाइगर शूज को अमेरिकन लोगों के फिजिकल साइज के हिसाब से कंफर्टेबल बनाने की कोशिश कर रहे थे कंपेयर टू जैपनीज पीपल। एक बार बिल बोवरमैन सारे टाइगर शूज में से अलग अलग कंफर्टेबल फीचर्स को मिलाकर एक लॉन्ग डिस्टेंस शूज बनाते, जो मार्केट में तुरंत ही एक इंस्टेंट हिट होता है, जिस वजह से 1971 तक ब्लू रिबन कंपनी का सेल्स $1.3 मिलियन तक पहुंच जाता है। कंपनी एवरीडे डबल ग्रो कर रही होती है, जिस वजह से फिल डिसाइड करते हैं कि वो ब्लू रिबन को फुल टाइम ज्वाइन करेंगे। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा होता है और बिजनेस भी अच्छे से ग्रो कर रहा होता है। तभी ओनिसुआ कंपनी से फिल को एक लेटर मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि फिल को ओनिसुआ कंपनी को ब्लू रिबन कंपनी में 51% शेयर देने होंगे, अदरवाइज वो कंपनी के सारे डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स वापस ले लेंगे। अब ये धमकी भरा हुआ लेटर पढ़ के फिल तुरंत ही अपनी डील ओनिसुआ कंपनी के साथ कैंसिल कर देते हैं। ये सब होने की वजह से फिल डिसाइड करते हैं कि वो अब आगे से किसी भी ब्रांड का शूज सेल नहीं करेंगे और खुद का एक नया ब्रांड बनाएंगे, जिसके लिए उन्हें एक इफेक्टिव और अट्रैक्टिव लोगो और नाम की जरूरत थी। इसलिए फिल एक लोगो डिजाइनर स्टूडेंट को हायर करते हैं जो उन्हें अलग अलग तरह के डिजाइन बना के देता है। उसमें से एक होता है थिक चेक मार्क, जो सिलेक्ट किया जाता है। अब जब ब्रांड का नाम डिसाइड करने के लिए एक मीटिंग होती है, वहाँ पे जेफ जॉनसन नाइकी नाम सजेस्ट करते हैं, जो वहाँ पे मौजूद सब लोगों को बहुत पसंद आता है। एवरीथिंग वॉज सेट टू गो, तब फिल एक थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर हायर करते हैं जो आगे जाके नाइकी के शूज मैन्युफैक्चर करेगा। फाइनली डेट होती है 30 मई 1971, जब नाइकी अपना फर्स्ट शू प्रोडक्ट लॉन्च करता है। प्रोडक्ट तो लॉन्च हो चुका होता है, पर एक प्रॉब्लम सॉल्व करनी अभी भी बाकी होती है। वो ये होती है कि उस वक्त के पूमा, आदिदास, ओनित्सुका टाइगर नाम के ब्रांड मार्केट को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे होते हैं और उस वक्त नाइकी को कोई भी नहीं जानता था। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हुए उन्हें एक आइडिया मिलता है और नाइकी उस वक्त वो करती है जो दुनिया में और कोई भी ब्रांड नहीं कर रहा होता है। वो डिसाइड करते हैं कि वो एथलीट ब्रांड एंडोर्समेंट प्रोग्राम करेंगे। इसलिए उस वक्त टाइम वेस्ट ना करते हुए उस वक्त के नंबर 1 रनर एथलीट स्टीव परफॉर्मेंटेन के साथ वो $5,000 ईयरली की डील करते हैं। जो मार्केट में नाइकी की विजिबिलिटी और बढ़ाने के लिए फिल सेल्स टीम को हायर करना शुरू करते हैं। अब वो उस वक्त वही स्ट्रेटेजी यूज करते हैं जो उन्होंने जेफ जॉनसन को हायर करते वक्त की थी। वो उन्हीं लोगों को हायर करते हैं जिनका एथलीट बैकग्राउंड हो और जो स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट हो। यहाँ से आगे की फिर कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लगती है और 1980 आते आते कंपनी $270 मिलियन इन सेल्स रीच करते हुए उस वक्त की अमेरिका की सबसे बड़ी शू ब्रांड कंपनी बनती है। पर जैसे कि कहते हैं कि यू कैन बी ऑलवेज बी नंबर 1, उसी वक्त रिबॉक पिक्चर में आती है और नाइकी को पीछे छोड़ते हुए उस वक्त की नाइकी की सबसे बड़ी कंपटीटर बनती है। जब अमेरिकन शू मार्केट फैशनेबल शू ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, तब नाइकी स्पोर्ट शू सेगमेंट में अपने शूज लॉन्च कर रहा था। तब रिबॉक मार्केट ट्रेंड को समझते हुए अलग अलग फैशन ट्रेंड्स के हिसाब से अपने शूज लॉन्च कर रहे थे और इसी बात का फायदा रिबॉक को होता है और उस वक्त वो 1986 में यूएसए की सबसे बड़ी शू ब्रांड कंपनी बनती है। इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए नाइकी उस वक्त के इमर्जिंग बास्केटबॉल प्लेयर, जो फ्यूचर में जाके बास्केटबॉल के सुपरस्टार बनने वाले थे, माइकल जॉर्डन को नाइकी का ब्रांड एम्बेसडर बना लेती है और एयर जॉर्डन नाम से स्पेशल बास्केटबॉल शू सेगमेंट लॉन्च करती है, जो इंस्टेंटली सेंसेशनल हिट होता है मार्केट में। बिकॉज ऑफ इट्स डिजाइन, लुक्स, फैशन एंड बोल्ड कलर्स, माइकल जॉर्डन भी इन शूज को अपने मैचेस में यूज करते थे एज एन एडवर्टाइजमेंट, जिस वजह से वो उस वक्त की नाइकी की सबसे पावरफुल और इफेक्टिव ब्रांड पोजिशनिंग स्ट्रेटेजी बनती है। और फिर वहां से आगे विद इन 1 ईयर 100 मिलियन इन सेल्स क्रॉस करते हुए नाइकी रिबॉक को पीछे छोड़ के यूएसए की सबसे बड़ी शू ब्रांड कंपनी बनती है। यहाँ से फिर आगे नाइकी कभी नहीं रुकती और वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होने लगती है। विद इन सम टाइम नाइकी अलग अलग स्पोर्ट्स वेयर में एंटर करती है, बिकमिंग वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड विद द मार्केट कैप ऑफ $144 बिलियन।